गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सोमवती शर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का स्थिति क्या है, उसका किस तरह से संगठन हुआ है, वो विकास का परिणाम है या ब्रिटेन के अंदर जो मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया है वो किस प्रकार से आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विकास। ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है तथा परंपराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है। सिर्फ 1937 ईस्वी में मिनिस्टर ऑफ द क्राउन एक्ट के माध्यम से इसको वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीच प्रीवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। विटनेजमोट से मैग्नम कॉन्सिलियम तथा क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ। कालांतर में क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ एवं मैग्नम कॉन्सिलियम से संसद का। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है निम्न चरणों में उसका विकास हुआ है। तो सबसे पहले है कबाल का उदय। तो प्रीवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का अभ्युदय हुआ। बृहत आकार के कारण प्रीवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति के रूप के योग्य न रह गई, अतः सम्राट कुछ प्रमुख तथा निजी काउंसिलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करने लगा। इसी सीमित काउंसिलरों की परामर्शदात्री समिति को समयोपरांत कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। सदस्यों की औपचारिक समिति को कबाल की संज्ञा दी गई क्योंकि इसके 5 सदस्यों के नाम CABAL अक्षर से प्रारंभ होते थे। कबाल में मंत्रिमंडल पद्धति का मूल पाया जाता है। अगला पॉइंट है इसके अंदर संसद के प्रति उत्तरदायी। तो संसद के चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्टेपफोर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया था। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। अगला है इसके अंदर एकदलीय मंत्रिमंडल। विलियम्स तृतीय शुरू में दोनों दल व्हिगो टोरी से मंत्री लेते थे, लेकिन इससे उत्पन्न असुविधा के कारण उन्होंने सन 1693 से 96 में अपने परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही लिए। सन 1696 ईस्वी में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जो सर्वप्रथम एक दल से गठित किया गया तथा संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था। अगला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि दोनों ही राजा अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे और न ही इनकी अंग्रेजों की या ब्रिटिश राजनीति में कोई रुचि थी, इसलिए इन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में जाना बंद कर दिया। अतः मंत्रिमंडल को अपनी बैठकों के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ा और वालपोल नाम के मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। हालांकि वालपोल हमेशा ये कहता रहा कि मैं किसी भी रूप में आप लोगों से भिन्न नहीं हूँ, फिर भी वो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कहलाया। तो इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने लगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का विकास हुआ है इन चरणों के माध्यम से। कबाल का उदय हुआ, फिर संसद के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत हुई, फिर एक दलीय मंत्रिमंडल के सिद्धांत का विकास हुआ और उसके बाद जो वहाँ का मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने लगा। अगला है इसके अंदर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। तो दोनों में अंतर है, तो इनके अंतर को हम इस शीर्षकों के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहला आकार में अंतर। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है जिसमें 50 से 55 के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के अंदर 20 या 22 सदस्य ही होते हैं। स्थिति में अंतर होता है दोनों में, क्योंकि मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था होती है और इसके जितने भी मंत्री होते हैं वो किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्य इनको सहयोग करने का कार्य करते हैं। वेतन में अंतर, क्योंकि स्थिति में अंतर है, उत्तरदायित्व में अंतर है, तो ऑब्वियसली वेतन में अंतर आएगा ही आएगा। मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का वेतन
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से थोड़ा उच्च होता है। कार्य में अंतर, मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं और अपने विभागों को सुचारू रूप से चलाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना। तो लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। राजा का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों एवं प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए। उसे राज्यसभा से भी कुछ सदस्य लेने पड़ते हैं। मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों, यदि नहीं है तो उन्हें शीघ्र ही बनना पड़ता है। अगला है इसके अंदर मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो सबसे पहला इसके अंदर सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है और सम्राट जो है ब्रिटिश प्रधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है और उसकी अध्यक्षता नहीं करता, बल्कि उसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। टोली की भावना, मंत्रिमंडल के क्योंकि ये एक ही दल से लिए जाते हैं तो इनके जो सिद्धांत होते हैं, इनके जो नियम होते हैं, इनके जो विचार होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो ये टोली की भावना के अनुसार काम करते हैं। टीम स्पिरिट इनके अंदर होती है। ये एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूब जाते हैं। एक मंत्री की गलती का खामियाजा संपूर्ण मंत्रिमंडल को उठाना पड़ सकता है। तो एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यदि कॉमन सभा से पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये टोली की भावना के अनुसार कार्य करते हैं। अगला है गोपनीयता। तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें, पर उनके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हों। तो इस प्रकार से इनकी जो बैठकें होती है वो गुप्त रखी जाती हैं और तब तक उन बैठकों की जो कंटेंट है या उनकी जो बातें हैं वो तब तक है ना खुलासा बाहर नहीं किया जाता जब तक कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो। अगला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पदी हैं तथा उनके अधिकार भी समान है, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है। वह सब मंत्रियों में प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल कार्य करता है। राजनीतिक सजातीयता, मतलब ये एक ही जाति के मतलब होते हैं, एक ही मतलब दल के होते हैं। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्रवाइयों की गोपनीयता इस कारण संभव है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है और साधारण सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के होते हैं और दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य उनके होते हैं जो सब समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से ये सजातीय होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है इसके अंदर, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है और इसकी यह विशेषता होती है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। इवन कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही चुनी जाती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसका कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत ही रहता है। तो इन दोनों में आपस में गहरा संबंध होता है। अगला है इसके अंदर मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। तो मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित करा सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग करवा सकता है सम्राट को ये परामर्श देकर। अगला है इसके अंदर मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। तो जो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो वैधानिक उत्तरदायित्व, अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व और संसद के प्रति उत्तरदायित्व। तो सबसे पहला इसके अंदर वैधानिक उत्तरदायित्व। तो वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ है राजा के प्रति उत्तरदायित्व। तो जो भी मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री, वो सब राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अपने समस्त, किंतु आजकल जो है उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किंतु आजकल वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र रह गया है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का राजा जो है नाम मात्र का प्रधान है। अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, तो ये आपने देखा कि जब ये टोली की भावना से काम करते हैं तो एक मंत्री के कार्यों का प्रभाव दूसरे मंत्री पर पड़ता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिमंडल को ले डूबता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इनका आपस में भी या अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व भी है। अगला है संसद के प्रति उत्तरदायित्व अथवा राजनीतिक उत्तरदायित्व। क्योंकि
कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुनी जा रही है, इसलिए वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोक सदन के जो सदस्य होते हैं मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको पद से हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये 3 प्रकार का उत्तरदायित्व होता है। अगला है इसके अंदर मंत्रिमंडल के कार्य शक्तियाँ। तो विधि निर्माण संबंधी कार्य हैं इनके। तो विधि निर्माण के अंतर्गत जो है संसदात्मक शासन होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से जुड़ी रहती है और विधि निर्माण में ये व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। अधिकांश जो विधेयक होते हैं मंत्रियों के द्वारा ही संसद के अंदर ले जाए जाते हैं और अपने बहुमत के बल पर उनको पास भी करवा लिया जाता है। दूसरी बात, संसद जितने भी विधेयक पारित करती है उन सब पर सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं और जब तक सम्राट के हस्ताक्षर नहीं हो वो विधि नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जो सम्राट है संसद को अपना संदेश भेज सकता है, उस संदेशों का प्रभाव संसद की कार्य प्रणाली पर पड़ता ही पड़ता है। अब इसके कार्यपालिका संबंधी कार्य, तो कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य हैं जैसे कानूनों को लागू करवाना, विभिन्न है ना नियुक्तियां करना, जो नियुक्तियां की गई उनको पद से हटाना, राजदूतों की नियुक्तियां करना, राजदूतों के परिचय पत्र प्राप्त करना, न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना, तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्तियां करना, तो ये सारे काम जो है कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। वित्त संबंधी कार्य, तो वित्त संबंधी कार्यों के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य जो वित्त मंत्री होता है वो संपूर्ण देश का आय व्यय का ब्यौरा या वार्षिक बजट बनाकर संसद के अंदर ले जाता है और वहां से उसको पास करवाता है और फिर उसको लागू किया जाता है। तो वित्त संबंधी शक्तियों के अंतर्गत ये कहा जाता है कि इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं या ये सारी शक्तियाँ उसको कौन से नए कर लगाने, पुराने करों को समाप्त करना है अथवा उनकी वर्तमान दरों को घटाना बढ़ाना इत्यादि वित्त मंत्री का दायित्व है। अगला है न्याय संबंधी शक्तियाँ। तो मंत्रिपरिषद कोई न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक सदस्य लॉर्ड चांसलर की मंत्रणा अनुसार सम्राट जो है प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इसी प्रकार गृह मंत्री के परामर्शानुसार वह क्षमा प्रदान भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इसके कार्य है। अगला हम देखते हैं मंत्रिमंडल के रूप। तो ब्रिटेन के अंदर जो है मंत्रिमंडल कई रूपों में पाए थे, संयुक्त मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। तो संयुक्त मंत्रिमंडल वो मंत्रिमंडल होता है जब लोक सदन का चुनाव हो और उसमें किसी दल को बहुमत ना मिले तो जो मिला जुला मंत्रिमंडल बनता है उसे संयुक्त मंत्रिमंडल की संज्ञा दी जाती है। युद्ध मंत्रिमंडल, यदि कोई बाहरी आक्रमण हो गया है और उसमें उस समय यदि मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया है तो उस युद्ध से निपटने के लिए तो उसे युद्ध मंत्रिमंडल कहा जाता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात ही मंत्रिमंडल भी समाप्त हो जाता है। अगला है इसके अंदर आंतरिक मंत्रिमंडल। तो आंतरिक मंत्रिमंडल वो मंत्रिमंडल होता है जो प्रधानमंत्री अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ 3 या 4 या 5 सदस्य होते हैं उनके साथ उस मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, जो कभी आपातकाल के अंदर तुरंत यदि विचार विमर्श करना हो किसी समस्या पर तो उन्हीं विश्वस्त साथियों के साथ वो विचार विमर्श करता है। इसे हम इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला है छाया मंत्रिमंडल। तो छाया मंत्रिमंडल वो मंत्रिमंडल होता है जिसमें जो सत्तारूढ़ दल के साथ साथ उसके साथ कार्य करता है और यह देखने का कार्य करता है कि जिस तरह से सत्तारूढ़ दल कब कोई सत्तारूढ़ दल गलती करे और मैं उसकी जगह अपना स्थान ग्रहण करूं। धन्यवाद।